नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं वजीर एक्स की। हाँ, वो जो बड़ा हैक हुआ था जुलाई 2024 में, एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना थी क्रिप्टो की दुनिया में। बिल्कुल, बहुत बड़ा मामला था। करीब 1900 करोड़ रुपए। हाँ, लगभग उतना ही। डॉलर्स में देखें तो 235 मिलियन डॉलर्स के आसपास, बहुत बड़ा अमाउंट। और सवाल यही है कि वो पैसा क्या वो वापस मिलेगा भी या नहीं। यूजर्स का पैसा फंसा हुआ है। सही बात है। और इसी पर नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं। कुछ ताज़ा अपडेट्स है हमारे पास। ये सिंगापुर हाई कोर्ट में जो कानूनी कार्रवाई चल रही है ना, उससे जुड़ी जानकारी है, शायद न्यूज़ दुनिया जैसे कुछ सोर्सेज से। अच्छा, तो आज हम इसी को थोड़ा खोल कर देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वजीर एक्स मामले में। कोई अहम पड़ाव आया, वो जो यूजर्स का वोट हुआ था, हाँ। उसका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी जो यूजर्स हैं बेचारे, उनके लिए आगे क्या है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ तारीखें जान लेना काफ़ी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरी मशीनरी चल कैसे रही है और नतीजा क्या निकल सकता है। ठीक है, तो पहले जरा उस हैक को याद कर ले। जुलाई 2024 वजीर एक्स के लिए तो मतलब बहुत बुरा दिन था। बिल्कुल। 1900 करोड़ रुपए स्वाहा। और सुनने में आया कि शक नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप पर है। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं। लाजरस ग्रुप का नाम जुड़ा है और जाहिर है यूजर्स के लिए तो ये एक सदमे जैसा था, रातों रात उनका पैसा गायब। और देखिए, जब इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है, खासकर किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर, तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच ही जाता है अक्सर। लेकिन ये सिंगापुर हाई कोर्ट क्यों? मतलब वजीर एक्स तो इंडियन एक्सचेंज है, यूजर्स ज्यादातर इंडिया में हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसका कनेक्शन है वजीर एक्स की पेरेंट कंपनी से, मतलब जो मालिक कंपनी है ज़िटाई PLTD, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। अच्छा, ज़िटाई। हाँ, ज़िटाई। तो कानूनी तौर पर अक्सर जो पेरेंट कंपनी की लोकेशन होती है ना, वही तय करती है कि इस तरह के बड़े फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग वाले मामले किस कोर्ट के दायरे में आएंगे। ओके, तो ये ज़िटाई का सिंगापुर कनेक्शन है, पर कोर्ट का दखल क्यों चाहिए? कंपनी खुद ही नहीं सुलझा सकती मामला? देखिए, थियोरेटिकली तो कर सकती है, पर जब रकम इतनी बड़ी हो और हजारों लेनदार हो, मतलब क्रेडिटर्स, जिनमें यूजर्स भी शामिल हैं, तो एक सिस्टमैटिक और लीगली वैलिड तरीका अपनाना पड़ता है। कोर्ट की निगरानी में जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, वो यही सुनिश्चित करती है। एक तरह से कोर्ट रेफरी बन जाता है। रेफरी? अच्छा। हाँ, मतलब ये देखने के लिए कि जो भी रिकवरी का प्लान बन रहा है वो नियमों के हिसाब से हो और सबके साथ, मतलब यूजर्स, दूसरे क्रेडिटर्स, कंपनी, सबके साथ फेयर हो, कोई गड़बड़ ना हो। ये रेफरी वाली बात सही लगी। तो इस खेल में अभी लेटेस्ट स्कोर क्या चल रहा है? सिंगापुर कोर्ट से कुछ खबर आई? नई तारीखें? हाँ, वही ताज़ा अपडेट है। कोर्ट ने आगे के लिए कुछ डेडलाइंस तय की हैं। क्या डेडलाइंस है? जो क्रेडिटर्स, मतलब लेनदार, ज़िटाई के प्लान से सहमत नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं, हाँ, ने 19 सितंबर तक एक एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है, और वो भी किसी इंडियन लॉ एक्सपर्ट का। एफिडेविट मतलब वो कानूनी बयान या शपथ पत्र जैसा कुछ। और इंडियन लॉ एक्सपर्ट का क्यों? हाँ, बिल्कुल, वो कानूनी शपथ पत्र। इंडियन लॉ एक्सपर्ट का इसलिए क्योंकि मामला पेचीदा है। कंपनी सिंगापुर की, एक्सचेंज इंडिया का, यूजर्स इंडिया के, तो कोर्ट शायद भारतीय कानून के हिसाब से भी विरोध करने वालों की दलीलें समझना चाहता है। अच्छा, ये तो काफी डिटेल प्रोसेस लग रहा है। हाँ, है। तो 19 सितंबर तक विरोधियों को अपना पक्ष रखना है। उसके बाद ज़िटाई यानी वजीर एक्स की पेरेंट कंपनी को इन विरोधों का जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का टाइम मिला है। ठीक है, 19 को विरोधी पक्ष, 22 को ज़िटाई का जवाब, और फिर अगली सुनवाई कब है? उसकी तारीख अभी कोर्ट ने बताई नहीं है। लगता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद ही तय होगी। लेकिन सुनने में ये भी आया था कि ज़िटाई ने पहले भी एक प्लान दिया था जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इससे पता चलता है कि कोर्ट की यस मिलना इतना आसान नहीं है। तो वो क्यों रिजेक्ट हुआ था? क्या गड़बड़ थी उसमें? स्रोत जो बता रहे हैं उसके हिसाब से दो बड़ी वजहें थी। एक तो प्लान को लागू करने की क्षमता पर सवाल थे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। लागू करने की क्षमता मतलब कोर्ट को शायद ये भरोसा नहीं हुआ कि ज़िटाई जो वादे कर रही है प्लान में, वो असल में पूरे कर भी पाएगी या नहीं। क्या उनके पास वो सिस्टम, वो पैसा, वो तरीका है भी कि नहीं जिससे प्लान जमीन पर उतर सके। अच्छा, प्रैक्टिकल नहीं लगा होगा। हाँ, शायद। और दूसरी वजह थी रेगुलेटरी कंप्लायंस पर सवाल, यानी नियमों का पालन। क्रिप्टो और नियम, ये तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल।
तो शायद कोर्ट को लगा कि पिछला प्लान भारत या सिंगापुर के जो क्रिप्टो नियम है उनका पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा था या उसमें कुछ अस्पष्टता थी। इन 2 वजहों से उसे खारिज कर दिया गया। समझ गया। तो मतलब सिर्फ वादा काफी नहीं, उसे निभाने का तरीका और कानूनी तौर पे सही होना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। तो क्या इसीलिए फिर ये नया प्लान लाना पड़ा और उस पर यूजर से वोटिंग हुई? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पिछला प्लान जब रिजेक्ट हुआ तो ज़िटाई को वापस जाकर अपना होमवर्क करना पड़ा। उन्हें ऐसा प्लान बनाना था जो कोर्ट की चिंताओं को दूर करें, प्रैक्टिकल भी हो और कानूनी तौर पर भी फिट बैठे। और फिर उन्होंने दोबारा वोटिंग करवाई? हाँ, इसी जुलाई-अगस्त में। और इस बार का नतीजा काफी चौंकाने वाला है, पॉजिटिव तरीके से। हाँ, मैंने भी आंकड़े देखे। करीब 95% यूजर्स ने इस नए प्लान के हक में वोट दिया है। ये कैसे हुआ 95%? है ना कमाल की बात। ये 95% अप्रूवल रेट क्रिप्टो रिकवरी के मामलों में बहुत ज्यादा माना जाता है। हाँ, क्योंकि अक्सर तो लोग बटे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबका नुकसान हुआ है, सबको अपना पैसा चाहिए और कोई भी प्लान शायद सबको 100% खुश नहीं कर पाता। तो ये 95% वोट मिलना, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे कि क्या मतलब निकालें इसका? एक तो ये है कि ज़िटाई ने शायद वाकई पिछले प्लान की कमियों से सीखा है। हो सकता है ये नया प्लान यूजर्स के लिए बेहतर हो, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा क्लियर। शायद रिकवरी का परसेंटेज अच्छा बताया हो। या फिर पेमेंट का तरीका आसान हो। हाँ, कुछ तो होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि इतने महीने इंतजार करते करते यूजर्स को लगा हो कि भाई जो मिल रहा है वही सही। शायद यही एक रास्ता बचा है कुछ पाने का। प्रैक्टिकल हो गए हों यूजर्स। हाँ, और तीसरा जो कोर्ट के लिए शायद सबसे अहम है कि ये ज़िटाई की पोजीशन को मजबूत करता है। कैसे? भाई, जब 95% लोग जिनका पैसा फंसा है वो कह रहे हैं कि हमें ये प्लान मंजूर है, तो कोर्ट के लिए इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। हाँ, कोर्ट बाकी चीज़ें भी देखेगा, कानून, रेगुलेशन, प्रैक्टिकलिटी, लेकिन यूजर्स का इतना बड़ा सपोर्ट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये 95% वोट ज़िटाई के लिए कोर्ट में एक तरह का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। कह सकते हैं, ये दिखाता है कि कम्युनिटी का भरोसा इस प्लान पर है, लेकिन फिर भी ये कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट अपनी जांच पूरी करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल पर जो हर WazirX यूज़र पूछ रहा होगा। अगर मान लें कोर्ट इस नए प्लान को हरी झंडी दे देता है, तो फिर क्या? पैसा मिलेगा? कब मिलेगा? हाँ, यही सबसे क्रूशल स्टेज है। सोर्स के मुताबिक अगर सिंगापुर हाई कोर्ट इस नए संशोधित प्लान को अप्रूव कर देता है, हाँ, तो ये उन हजारों यूजर्स के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। प्लान में लिखा है कि अप्रूवल मिलने के 10 बिजनेस दिनों के अंदर पहली रिकवरी पेमेंट मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 10 बिजनेस दिन अप्रूवल के बाद? ये तो बहुत तेज है। हाँ, सुनने में तो काफी तेज लग रहा है, खासकर इतने कॉम्प्लेक्स मामले में। ये वाकई उन लोगों के लिए उम्मीद की बात होगी जो शायद हिम्मत हारने लगे थे। बिल्कुल, इतने महीनों के इंतजार के बाद। लेकिन आपने कहा पहली रिकवरी पेमेंट, इसका मतलब पूरी रकम एक साथ नहीं मिलेगी? हाँ, सोर्स में पहली पेमेंट का जिक्र है, तो ऐसा लगता है कि रिकवरी शायद किश्तों में होगी। अब कितना पैसा मिलेगा, कितनी किश्तों में, कितने टाइम में, ये सब तो प्लान के फाइनल डिटेल्स पर डिपेंड करेगा जब वो सामने आएगा। अच्छा, पर एक शुरुआत होना, वो भी अप्रूवल के 10 दिन के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, कम से कम प्रोसेस तो शुरू होगा। लेकिन क्या ये सब इतना स्मूथ चलेगा? मतलब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया और पैसा आने लगा, कोई और अड़चन नहीं? चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। एक तो हमने देखा कुछ क्रेडिटर्स अभी भी विरोध में हैं, कोर्ट को उनकी बातें भी सुननी होंगी। हाँ, वो 19 सितंबर वाली डेडलाइन। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है रेगुलेटरी माहौल। क्रिप्टो पर वैसे ही सरकारें और रेगुलेटर नजर रखे हुए हैं, तो रिकवरी प्रोसेस को भी सारे नियमों का पालन करना होगा, इंडिया और सिंगापुर दोनों जगह। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है, वो है हैक हुए पैसों की असली रिकवरी। आप वो लाजरस ग्रुप वाली बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, प्लान अप्रूव होना एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन पैसा तो तभी बंटेगा ना जब वो पैसा कहीं से आएगा। लाजरस ग्रुप जैसे हैकर्स जो कथित तौर पर नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैं, बहुत शातिर माने जाते हैं। उनसे पैसा निकलवाना तो बहुत मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल। वो पैसा छुपाने में, लेयर्स में डालने में, गुमनाम रहने में माहिर होते हैं। उनसे पैसा रिकवर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जांच, साइबर एक्सपर्ट्स, देशों के बीच सहयोग, ये सब लगता है। और ये बहुत लंबा और धीमा प्रोसेस हो सकता है। तो मतलब ज़िटाई या जांच एजेंसियां कितना पैसा असल में वापस ला पाती हैं, उस पर भी निर्भर करेगा कि यूजर्स को कितना मिलता है। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट का अप्रूवल एक तरह से रास्ता खोलेगा कि जो भी रिकवर हो या जो भी कंपनी के पास एसेट्स हों,
उन्हें बांटने का प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन पूरी 100% रिकवरी होगी या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। समझ गया। तो प्लान का अप्रूवल एक बहुत जरूरी कदम है, पर यह मंजिल नहीं है। असली रिकवरी की लड़ाई अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उम्मीद और अनिश्चितता दोनों का मिला-जुला मामला है अभी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, वजीरेक्स रिकवरी केस सिंगापुर कोर्ट में चल रहा है, अहम मोड़ पर है, नई तारीखें आ गई हैं, 19 और 22 सितंबर। हाँ, एक नया प्लान है जिस पर 95% यूजर्स राजी हैं, जो कि बड़ी बात है क्योंकि पिछला प्लान रिजेक्ट हो गया था। सही। अब नजरें कोर्ट के अप्रूवल पर हैं। अगर हाँ हो जाती है तो 10 दिन में पहली पेमेंट की उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ। लेकिन चुनौतियां भी हैं, कुछ लोग अभी भी विरोध में हैं। नियमों का पालन करना है और सबसे बड़ी बात, हैक हुआ पैसा असल में कितना वापस आता है। क्या यही है निचोड़? हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से समराइज किया है। ये केस लगातार डेवलप हो रहा है और इसकी अहमियत सिर्फ वजीरेक्स यूजर्स के लिए नहीं है। अच्छा, और किसके लिए? ये पूरे क्रिप्टो एक्सचेंज इंडस्ट्री के लिए एक तरह की केस स्टडी है। ये दिखाता है कि इतने बड़े साइबर अटैक के बाद क्या होता है, रिकवरी कैसे होती है, रेगुलेटरी मुश्किलें क्या आती हैं, यूजर्स के हितों को कैसे बचाया जाता है। ये तो है आगे के लिए सबक। हाँ, सुरक्षा में चूक और उसके बाद की रिकवरी, ये दोनों चीजें भविष्य में एक्सचेंजों के काम करने के तरीके पर असर डाल सकती हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक सवाल है जो शायद हमें सोचना चाहिए। बताइए। देखिए, स्रोत में लेज़रस ग्रुप जैसे हैकर्स का नाम है, जिन्हें कथित तौर पर किसी देश का भी सपोर्ट हो सकता है। अब मान लीजिए ये रिकवरी प्रोसेस कुछ हद तक कामयाब हो भी जाती है, यूजर्स को कुछ पैसा मिल भी जाता है। हाँ, जो कि अच्छी बात होगी। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल तो यही रहता है कि भविष्य में ऐसे हमलों को, खासकर इतने ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल ग्रुप्स के हमलों को रोका कैसे जाए? क्या एक्सचेंजों के पास जो अभी सिक्योरिटी है वो काफी है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर क्या पूरे इकोसिस्टम को एक्सचेंज, यूजर्स, रेगुलेटर्स सबको मिलकर अपनी सिक्योरिटी पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे इस टेक्नोलॉजी पर? ये वाकई एक बुनियादी सवाल है। रिकवरी तो नुकसान होने के बाद का एक्शन है, असल काम तो नुकसान होने से रोकना है। और ये सिर्फ वजीरेक्स की बात नहीं, ये पूरी डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल, और इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं होगा। इस पर सबको मिलकर काम करना होगा। हो सकता है ये वजीरेक्स का मामला हमें उसी दिशा में और गंभीरता से सोचने पर मजबूर करे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे।